नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक के बारे में, भारतीय वैज्ञानिक के बारे में। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम है चरक। क्या नाम है? चरक, जो कि भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शाखा जो है उसके एक महान आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो यानी आज हम बात करने वाले चरक के बारे में। और चरक जो है भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के एक महान आयुर्वेद शास्त्री थे। ठीक है, महान आयुर्वेद शास्त्री थे बच्चों। ठीक है, तो चरक के बारे में बात करने वाले हैं। चरक, देखिए चरक का मतलब आप दूसरी तरह से ना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कुछ भी मतलब निकालने लग जाते हैं। भाई साहब चरक, तो चरक का अर्थ अन्य शब्दों में ना ले। चरक एक भारतीय वैज्ञानिक थे और आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के एक महान शास्त्री, महान प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, तो अच्छा, चरक का नाम, जो चरक है इनका नाम चरक ही क्यों पड़ा, अन्य क्यों नहीं पड़ा? तो बच्चों, जो चरक साइंटिस्ट हैं, चरक जो वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, ये गांव-गांव जाकर के, गांव मोहल्ले जाकर के लोगों को समझाते थे। किसके बारे में? आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में। ठीक है, ये हर गांव में जाकर के लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के बारे में समझाते थे और उनका इलाज करते थे। ठीक है, पैदल जाते थे, पैदल चल करके ये लोगों का इलाज करते थे। इसलिए जो कि चरक का मतलब ही क्या होता है? चरक का मतलब होता है चलना। चरक का मतलब क्या होता है? चरक का मतलब होता है चलना। इसलिए जो चरक थे ये पैदल चल करके लोगों का इलाज करते थे, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया? चरक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चरक थे इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, चरक के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ की रचना की गई और उस ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। यानी हम कह सकते हैं चरक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आपसे डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा चरक संहिता। चरक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो गया? चरक संहिता हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो चरक है इनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान किसका? चरक का। ठीक है, तो आई होप आप ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ सकता है, चरक का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए। ठीक है, तो आपको हर चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। तो पहला इनका योगदान है कि चरक ने सर्वप्रथम पाचन, उपापचय एवं शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, ध्यान समझना। पहला पॉइंट क्या है? चरक ने सर्वप्रथम पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रदान की। ठीक है, अब ये पाचन क्या है बच्चों? जब हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हम मुख्यतः तीन चीजें खाते हैं। ठीक है, मुख्यतः तीन चीजें खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तीन मुख्य चीजें अपन भोजन में खाते हैं। अब ये डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर, चूंकि ये भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं ये भोजन के क्या होते हैं? बड़े अणु होते हैं। अब इन भोजन के बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है ये चरक ने बताया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हमारे अंदर शरीर के अंदर भोजन जाता है तो उसका ऊर्जा में बदलना, किस प्रकार से ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इसके अलावा शरीर प्रतिरक्षा, क्योंकि दिन भर देखिए हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है ना, ये दिन भर बहुत सारे छोटे मोटे बड़े इन सूक्ष्म जीवों से ये टकराता रहता है। ठीक है, इसके संपर्क में आते रहते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी उन जीवाणुओं से क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं शरीर प्रतिरक्षा, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? चरक ने सर्वप्रथम पाचन, उपापचय एवं शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया बच्चों कि शरीर को कार्य के कारण, कार्य मतलब कार्य करने, कोई सा भी काम जब वो करता है तो हम कह सकते हैं शरीर को कार्य के कारण तीन दोष होते हैं। ठीक है, शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होते हैं? तीन तरह के दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होंगे? पित्त, कफ और वात, तीन प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, किसको? शरीर को। ठीक है,
जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसको कार्य के कारण कितने दोष होंगे सर? 3 दोष होंगे। कौन कौन सा? पित्त, कफ और वात। पित्त, कफ और वात, ठीक है। तो शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होंगे सर? 3 दोष होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होते हैं? तो आपको बताना है सर 3 दोष होंगे। कौन कौन सा? पित्त, कफ और वात। पित्त, कफ और वात। तो शरीर को कार्य के कारण कितने दोष होंगे सर? 3 दोष होंगे, पित्त, कफ और वात। और इन तीनों के असंतुलन से बीमारी होती है, ठीक है। तो बीमारी उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? जब हमारे शरीर में कोई सा भी रोग हो दोस्तों, कोई सा भी रोग हो, कोई सा भी दुनिया कोई सा भी रोग हो, तो इन तीनों ही चीजों के असंतुलन से उत्पन्न होता है पित्त, कफ और वात, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि शरीर को कार्य के कारण 3 दोष उत्पन्न होते हैं। 3 दोष उत्पन्न होते हैं, पित्त, कफ और वात। और इन तीनों के असंतुलन से क्या उत्पन्न हो जाती है सर? बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इन तीनों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न हो जाएगी साहब, ठीक है। तो ये इनका दूसरा पॉइंट हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। अब तीसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि बच्चे में आनुवंशिक दोष, कोई सा भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें कभी कभी कुछ आनुवंशिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? तो इन्होंने कहा बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कभी कभार क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, यानी माँ की कोख से बच्चा पैदा हुआ, और वो जो बच्चा पैदा हुआ वो जैसे ही पैदा होता है वो कभी कभार लंगड़ा पैदा हो जाता है। उसके जो हाथ पैर है वो अजीबोगरीब हो जाते हैं, ठीक है। अजीबोगरीब पैदा हुआ उसके जन्म जाती वो अंधा पैदा हो जाता है या फिर लंगड़ा पैदा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे में कोई कमी नहीं थी, ये कमी थी माता पिता में। किसमें? माता पिता में कोई कमी थी, और उसका जो भुगतान भरना पड़ा वो बच्चे को भरना पड़ा। यानी जो बच्चा था अपने माता पिता की वजह से या तो अंधा पैदा हो गया या लंगड़ा पैदा हो गया, ठीक है। तो इन्होंने तीसरी बात बोली कि बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है, ठीक है। किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है, यानी माता पिता में कोई दोष था, कोई अभाव था, उस त्रुटि के कारण बच्चे में आनुवंशिक दोष आ जाते हैं। या तो वो लंगड़ा हो सकता है या वो अंधा पैदा हो सकता है, ठीक है। ये 3 बातें हमने जानी, ठीक है। अब नंबर 4 चरक ने सर्वप्रथम हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया। इन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हृदय, ठीक है। कौन करता है? हृदय। तो चरक ने सर्वप्रथम हृदय मतलब समझिए ना, हार्ट। तो चरक ने सर्वप्रथम हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया और इन्होंने कहा कि ये जो हृदय है ये शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। हृदय जो होगा ये शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 4 बातें इन्होंने बताई, ठीक है। तो हम वापस से देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान रहा। तो सबसे पहली बात इन्होंने बताई, चरक ने सर्वप्रथम पाचन, उपापचय एवं शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। नंबर 1 पे क्या बताया? चरक ने सर्वप्रथम पाचन, उपापचय एवं शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, पहली बात इनकी होगी। दूसरा क्या बताया इन्होंने? दूसरी बात इन्होंने बताई कि चरक के अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चरक के अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। और इन तीनों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। ये दूसरी बात इन्होंने बताई, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया कि बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे कि लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होते हैं। किसी अभाव या त्रुटि के कारण, यानी माता पिता में कोई दोष था, उसका जो भुगतान भरना पड़ा वो बच्चे को भरना पड़ा बेचारे को, ठीक है। ओके। और चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? चरक ने सर्वप्रथम जो हृदय है इसको शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो कि शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चारों बातें विज्ञान के क्षेत्र में चरक के द्वारा बताई गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चरक के द्वारा चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों, ठीक है। चरक के द्वारा चिकित्सकों यानी डॉक्टरों और चिकित्सा विद्यार्थियों यानी मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। चिकित्सा विद्यार्थियों का मतलब क्या हो गया? मेडिकल स्टूडेंट, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चरक के द्वारा चिकित्सकों और चिकित्सा विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चरक द्वारा चिकित्सकों व चिकित्सा विद्यार्थियों को दिए निर्देश, ठीक है। तो क्या क्या निर्देश दिए गए, क्या क्या बातें, निर्देश का मतलब क्या हो गया? उनको कुछ बातें बताए, उनको कुछ सलाह दी, ठीक है, कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1
नंबर 1 चरक ने बताया कि चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में, ध्यान समझ लेना, चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अब क्यों नहीं रखनी चाहिए भाई देखिए, जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है जिससे आपकी बोलचाल नहीं है, जिससे आपकी दुश्मनी, और आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, ध्यान समझने बात को ध्यान समझना। आपका पड़ोसी है जो कि आपका दुश्मन है और आप डॉक्टर हो। आप क्या हो? डॉक्टर हो हार्ट का। ठीक है, अब मान लो आप डॉक्टर हो, अब आपका जो पड़ोसी है उसको क्या हुआ, अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम होगी और वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आया और उन्होंने मतलब आपका जो मेडिकल था उसमें गया, यानी कि आपका हॉस्पिटल था उसमें गया और बोला कि मेरा हार्ट की प्रॉब्लम है, जल्दी से मुझे ठीक है अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं जी भाई साहब, आप तो हमारे दुश्मन हो, हम तो आपका इलाज करने वाले नहीं है। ठीक है, आपने तो हमारा वो जमीन कोस लिया, ये फलाना कर लिया, ढिकड़ा कर लिया, तो हम तो आपका इलाज नहीं करने वाले, तो बेचारा वो मर जाएगा। तो इसलिए चरक ने कहा कि भाई साहब, जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, उन्हें रोगियों से किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, फिर भी आपको उनका क्या करना है, इलाज करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात बताई किसने? चरक ने। इसके बाद दूसरी जो सलाह दी उन्होंने कहा चरक ने कि रोगियों की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। जो चिकित्सक होता है उसके द्वारा रोगियों की घर की बातों को बाहर नहीं बताना। अब घर की बात क्या है भाई? देखो, अब रोगी डॉक्टर के पास तो अलग अलग प्रकार के रोगी आते हैं, बहुत सारे रोगी आते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के रोगी आते हैं। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बेचारे गुप्त रोग है, अब वो उसकी बातों को, जैसे मान लो उसकी कोई बीमारी है जो कि बताने लायक नहीं है, अब उसको प्रचार कर रहा है जिसकी ये बीमारी, इसकी ये बीमारी, तो भाई ऐसा नहीं करने का। ठीक है, डॉक्टर को उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आए? यानी कि हम कह सकते हैं चिकित्सकों को रोगियों के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी सलाह उन्होंने दी। और तीसरी सलाह उन्होंने क्या दी कि जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ज्ञान की खोज के लिए उन्हें हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तैयार क्यों रहना चाहिए? चिकित्सकों को ज्ञान की खोज में सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लो जो डॉक्टर हैं भाई साहब, डॉक्टर जो होते हैं एक भगवान के जैसा होता है। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं मरे हुए आदमी को जिंदा करते हैं। कई बार उनके पास ऐसे पेशेंट जाते हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर होती है और मरने लायक स्थिति में, उसको भी वो ठीक करते हैं। ठीक है, अब मान लो डॉक्टर जो है उन्होंने पढ़ाई लिखाई इतनी बेस्ट नहीं की और व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन करने चले गए। ठीक है, अब मान लो इधर तो हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है और वो कोई चीज भूल गया कि सारा इसमें ये कैसे घुसड़ता है, तो उसको पढ़ने जाएगा जितना तो वो निमट जाएगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो चिकित्सक होता है उसको सदैव ज्ञान की खोज में क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हर छोटी मतलब हर बातों को उसको सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने समझा यहाँ पर चरक के बारे में। किसके बारे में? चरक के बारे में। तो आए वो बच्चों, आपको इस चरक के बारे में जो जानकारी है मैंने बताया, आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।